तो डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर है पोस्ट आरएन फर्स्ट सेमेस्टर के सब्जेक्ट फार्माकोलॉजी का यूनिट नंबर 3, जो कि ड्रग यूज इन नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर है। इसके हम सेक्शन ए को पढ़ रहे थे, जो कि हमारे साथ एनेस्थेटिक्स ड्रग्स है। इसमें हमने बहुत सारे टॉपिक्स को पढ़े। हमने एनेस्थीसिया को पढ़ा, फिर इसके टाइप्स को पढ़े, जनरल एनेस्थीसिया, लोकल एनेस्थीसिया, एपिड्यूरल एनेस्थीसिया, स्पाइनल एनेस्थीसिया। फिर इसी तरह से जो जनरल एनेस्थीसिया है उसके करेक्टरिस्टिक्स को हमने पढ़े, लोकल एनेस्थीसिया के करेक्टरिस्टिक्स को हमने पढ़े। सो बहुत सारी चीज़ों को हमने डिस्कस किया हुआ है। उम्मीद करता हूँ आपको उसकी समझ आ चुकी होगी। हमारा जो लास्ट टॉपिक था वो नाइट्रस ऑक्साइड का था, जो कि हमारे साथ क्या है, जो कि हमारे साथ एक जनरल एनेस्थीसिया है। ठीक है, जनरल एनेस्थीसिया में हमारे साथ गैसियस फॉर्म एनेस्थीसिया है नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है, तो इसको हमने एक पिछले क्लास में पढ़ा था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि नाइट्रस ऑक्साइड ये हमारे साथ वो एनेस्थीसिया है जो कि नॉन इरिटेटिंग होता है। इसकी जो एनाल्जेसिक प्रॉपर्टीज़ होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन जो जनरल एनेस्थेटिक प्रॉपर्टीज़ इसकी होती है वो बहुत ज़्यादा वीक होती है। इसी तरह से अगर आप नाइट्रस ऑक्साइड को जो है इसकी कंसंट्रेशन 30 से लेकर 50% भी कर दे, ठीक है, विद कम्बिनेशन या इन कम्बिनेशन विद ऑक्सीजन फॉर एनर्जेसिया, ठीक है, तो तब इसके जो इफ़ेक्ट्स होंगे वो प्रोड्यूस होंगे। लेकिन अगर इसके बगैर आप क्या करते हैं, 80% सिर्फ नाइट्रस ऑक्साइड पेशेंट को एडमिनिस्टर करते हैं, ठीक है, तो इससे किसी किस्म की सर्जिकल एनेस्थीसिया जो है वो प्रोड्यूस नहीं हो सकती तब तक जब तक आप पेशेंट को इस नाइट्रस ऑक्साइड के साथ दूसरे एडजंक्ट्स एजेंट्स नहीं देते। तो ये सारी चीज़ें पिछले क्लास में हम डिस्कस कर चुके हैं। आज का जो हमारा नया टॉपिक है वो है इंट्रावीनस एनेस्थेटिक्स, मतलब आईवी के थ्रू हम जो एनेस्थेटिक्स देते हैं तो उसको हम इंट्रावीनस एनेस्थेटिक्स कहते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर अगर हम इसको देखें तो बहुत सिंपल अल्फाज में यहाँ पर आपको बताया गया है कि इंट्रावीनस एनेस्थेटिक्स यूज इन सिचुएशन दैट रिक्वायर शॉर्ट ड्यूरेशन एनेस्थीसिया, ठीक है, primarily used as adjuncts to inhalational administer first rapidly induce unconsciousness in lower doses they may be used to provide sedation। ठीक है, सबसे पहले जो इंट्रावीनस एनेस्थेटिक्स होते हैं ये हम क्यों यूज़ करते हैं, ये हम ऐसे सिचुएशन में यूज़ करते हैं जहाँ पर हमें एक कम टाइम के लिए पेशेंट को क्या करना होता है, बेहोश करना होता है, वहाँ उसको जो है एनेस्थीसिया देनी होती है। ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में हम क्या करते हैं, इंट्रावीनस एनेस्थेटिक्स देते हैं। जैसे कि हमारे साथ जो पेशेंट सर्जरी होती है या आउटडोर पेशेंट सर्जरी होती है, जिसमें मिसाल के तौर पर एक पेशेंट है, उसके हाथ में कट लगा हुआ है किसी शीशे से या किसी जगह से जो है गिर कर उनको कट लगा है, उसका हार्ट जो है वो वहाँ पर कट लगा है। तो उस कट को क्या करने के लिए, वहाँ पर स्विचेस देने के लिए जो है हम क्या करते हैं, उसके हाथ को क्या करते हैं, लोकल एनेस्थेटिक्स देते हैं और लोकल उसको एनेस्थीसिया देते हैं। तो ऐसे सिचुएशन के लिए हम क्या करते हैं, इंट्रावीनस एनेस्थेटिक्स देते हैं। इसके अलावा जब हम क्या करते हैं, प्राइमरी यूज एड एडजंक्टिव टू इनहेलेशनल, ठीक है, इनहेलेशनल एनेस्थीसिया देने के लिए हम इसको जो है क्या करते हैं, ये इंट्रावीनस एनेस्थेटिक्स देते हैं इनहेलेशनल एनेस्थीसिया प्रोड्यूस करने के लिए। इसके साथ साथ जो इंट्रावीनस एनेस्थेटिक्स होते हैं तो इसकी एक खसूसियत ये भी होती है कि इसके ज़रिए एनेस्थीसिया जो है बहुत जल्दी प्रोड्यूस हो जाती है, पेशेंट बहुत जल्दी जो है अनकॉन्शियस स्टेट में चला जाता है। इसके अलावा अगर हम इस इंट्रावीनस एनेस्थेटिक्स को थोड़े से मिकदार में देते हैं तो थोड़े से मिकदार में जो पेशेंट होता है तो वो क्या हो जाता है, वो सेडेटिव हो जाता है, वो नशे में चला जाता है। ठीक है, तो ये इंट्रावीनस एनेस्थेटिक्स के कुछ जनरल खसूसियात थे जो कि मैंने आपको बताई। पहली खसूसियत इसकी ये है कि जो इंट्रावीनस एनेस्थेटिक्स है इसको हम शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए एनेस्थीसिया प्रोड्यूस करने के लिए यूज़ करते हैं, मतलब आउट पेशेंट सर्जरी के लिए इसको हम यूज़ करते हैं। दूसरा ये कि इनहेलेशनल एनेस्थीसिया प्रोड्यूस करने के लिए हम ये आईवी के थ्रू दे सकते हैं। इसके साथ साथ इसके जो इफ़ेक्ट्स होते हैं वो बहुत जल्दी जो है वो क्या होते हैं,
ऑनसेट होती है उसकी, मतलब बहुत जल्दी ये इफ़ेक्ट्स को प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से पेशेंट जो है वो बहुत जल्दी अनकॉन्शियस स्टेट में चला जाता है। तो ये कुछ ख़ास खसूसियात है जो कि आप लोगों ने अपने माइंड में याद रखनी है, बाकी इसमें याद रखने वाली कोई ख़ास बात नहीं है। अब अगर हम मज़ीद आगे बढ़ते हैं तो हमारे साथ इंट्रावीनस एनेस्थेटिक्स की जो इंडक्शन होती है, इंडक्शन से मुराद इंट्रावीनस एनेस्थेटिक्स किस तरह से एनेस्थीसिया को प्रोड्यूस करती है। सो इंडक्शन को अगर आप देखें तो आफ्टर एंटरिंग द ब्लड स्ट्रीम अ परसेंटेज ऑफ द ड्रग बाइंड्स to the plasma protein and the rest remain unbounded. The drug is carried by the venous blood to the heart. The majority of the carbon dioxide जो कि 70% होता है flow to the brain and liver and kidney. अच्छा जी, जब हम इंट्रावीनस एनेस्थेटिक्स पेशेंट को दे देते हैं तो ये इंट्रावीनस एनेस्थेटिक जो है ब्लड स्ट्रीम के ज़रिए जो है कुछ ख़ास मिकदार में, कुछ ख़ास परसेंटेज में हमारे प्लाज्मा प्रोटीन के साथ बॉन्ड बना लेती है, उसके साथ बाइंड हो जाती है, जबकि रिमेनिंग जो एनेस्थेटिक्स होते हैं तो वो फ्री फॉर्म में रहती है। और इसी तरह से जो वीनस ब्लड होता है, वेंस के थ्रू जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा होता है हार्ट की तरफ, तो इस वीनस ब्लड के ज़रिए ये एनेस्थेटिक जो है हमारे हार्ट में चली जाती है और फिर वहाँ पर जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसके साथ मिक्स होकर हार्ट जब पंप करता है तो पंप करने से ये पूरा एनेस्थेटिक जो है उस ब्लड में सर्कुलेट कर जाता है। ठीक है, तो जनरल एनेस्थेसिया जो है वो प्रोड्यूस कर देती है। इसी तरह से इसी तरह से हमारे साथ जो मेजॉरिटी ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं जो कि 70% फ्लो करता है, ठीक है, ब्रेन की तरफ। मेजॉरिटी ऑफ द कार्बन मोनोक्साइड, ये कार्बन मोनोक्साइड है, डाइऑक्साइड नहीं है, ठीक है, तो ब्रेन की तरफ जाती है, लिवर की तरफ जाती है और किडनी की तरफ जाती है। Once the drug has penetrated the central nervous system tissues, it exert its effect. इसी तरह से जब ये एनेस्थेटिक्स हमारे ब्रेन की तरफ चली जाती है, ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर लेती हैं, तो उसको क्रॉस करने के बाद ये अपने इफ़ेक्ट्स को प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है और इस तरह से पेशेंट जो है वो अनकॉन्शियस स्टेट में जाना शुरू हो जाता है। सो यही एग्जैक्ट मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो है इंट्रावीनस एनेस्थेटिक्स इज़ अननोन। इंट्रावीनस एनेस्थेटिक्स के अगर हम एग्जैक्ट मैकेनिज्म को देखें कि असल में ये किस तरह से काम करता है तो वो अब तक किसी को भी पता नहीं है, लेकिन जो थ्योरेटिकली लोगों ने इसका एक नक्शा बनाया हुआ है कि इस तरह से ये हो सकता है, तो वो मैंने आपको ऑलरेडी बताया। ठीक है, कि जब आप पेशेंट को ड्रग एडमिनिस्टर कर देते हैं तो ब्लड स्ट्रीम के ज़रिए कुछ ख़ास मिकदार में, ख़ास परसेंटेज में एनेस्थेटिक्स जो है वो प्लाज्मा प्रोटीन के साथ बॉन्ड बना देती है और जो रिमेनिंग एनेस्थेटिक्स होते हैं तो वो वीनस ब्लड के थ्रू हार्ट में चला जाता है, जहां पर वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड के साथ मिक्स होकर जब हार्ट पंपिंग करता है तो वो ब्लड के साथ जो है पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो जाती है। इसी तरह से जब ये ब्लड हमारे ब्रेन के जो ब्लड ब्रेन बैरियर है उसको क्रॉस कर लेता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में पहुंच जाता है, तो वहां पर फिर ये अपने इफेक्ट्स को प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है और इस तरह से पेशेंट फिर अनकॉन्शियस स्टेट में चला जाता है। रिकवरी की अगर हम बात करें तो रिकवरी फ्रॉम इंट्रावीनस एनेस्थेटिक्स इज ड्यू टू रीडिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम द साइट इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इसकी रिकवरी भी बिल्कुल इसी तरह से होती है कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो एनेस्थेटिक्स होते हैं तो उसकी दोबारा से रीडिस्ट्रीब्यूशन होती है, मतलब दोबारा से वहाँ से वो जाती हैं बाहर की तरफ आती हैं। ज़ाहिरी बातें ब्लड जो है वो आता जाता रहता है, ठीक है, तो ब्लड के साथ दोबारा से वो वापस आती है, ठीक है, तो इस तरह से इसकी क्या हो जाती है, रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जाती है और इस तरह से पेशेंट जो है वो अनकॉन्शियस स्टेट से वापस कॉन्शियस स्टेट में आ जाता है। तो ये हमारे साथ रिकवरी होती है इंट्रावीनस एनेस्थेटिक्स के ज़रिए। तो सिंपल बात है इसमें जी जी इसका मैकेनिज्म का ही नहीं पता था, तो ये तो बहुत डेंजरस हो सकता है। डेंजरस हो सकता है, इसी वजह से आप लोगों ने देखा भी होगा, सुना भी होगा और ख़ुद भी प्रैक्टिस किया होगा। जब भी हम कोई एनेस्थेटिक ड्रग्स देते हैं पेशेंट को तो हम उनसे पहले ये पूछते हैं कि आपको किसी किस्म की बीमारी तो नहीं है,
आपको किसी किस्म के फिट्स के दौरे तो नहीं आते, किसी किस्म की एलर्जी तो आपको नहीं है, किसी किस्म की कोई दूसरी नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर तो आपको नहीं है। तो ये हम क्यों पूछते हैं? इसी वजह से पूछते हैं ताकि हमें पता हो, क्योंकि एनेस्थेटिक्स का जो काम होता है वो ख़ास तौर पर हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसके साथ होता है। और जो एपिलेप्सी हो गई, फिट्स हो गई, तो ये वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के डिसऑर्डर है जिसमें हमारे ब्रेन से जो है इनवॉलेंट्री न्यूरोट्रांसमीटर जो है उसकी क्या होती है, डिस्चार्ज होती है। तो इसकी वजह से हमें जो है फिर दो हमें नहीं, पेशेंट्स को जो है वो फिर दौरे जो है वो पड़ते हैं। तो इस वजह से हम पेशेंट से पहले पूछते हैं कि उनको कोई इस तरह का कोई मसला तो नहीं है, उसके बाद हम ये एनेस्थेटिक्स पेशेंट को एडमिनिस्टर करते हैं। इसके अलावा क्या कहते हैं, वो पिछले वीक जब मैं दांत निकालने गया था, ठीक है, तो वहाँ भी मुझसे भी वो लोग पूछ रहे थे कि आपको किसी किस्म के मिर्गी के दौरे तो नहीं आते, ठीक है, या किसी किस्म के सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर तो नहीं है। तो मैंने कहा नहीं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। तो उसके बाद उन्होंने फिर मुझे जो है लोकल एनेस्थीसिया दिया, और साथ में लोकल एनेस्थीसिया के दौरान वो मुझे ये भी कहते थे कि अपनी आंखें जो है आपने बंद नहीं करनी बल्कि खुली रखनी है। तो ये कुछ प्रिकॉशन मेजर्स होते हैं जो कि हमने एनेस्थेटिक्स के दौरान जो है इसको बहुत ज़्यादा कंसीडर करना होता है। तो ये छोटी छोटी बातें होती है लेकिन इसकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होती है, तो इसको कभी भी आप लोगों ने इग्नोर नहीं करना है। सही है? यस सर। सर जो लोकल एनेस्थीसिया देते हैं ना उसमें एड्रेनालिन मिक्स होता है। तो एड्रेनालिन के आपको पता है कि खुद के बहुत ज्यादा एडवर्स साइड इफेक्ट्स हैं। बिल्कुल इस वजह से बिल्कुल पेशेंट को क्या होता है वो कॉन्शियस से आंखें खुली रखेगी कि वो हम पीपल को डायलेट होते हैं, कंस्ट्रिक्ट होते हुए बिल्कुल देखते हैं। सही बात है। वैसे भी ये हार्ट में बहुत कॉन्ट्राइंडिकेटेड है जिस वजह से सही बात है, बिल्कुल यही बातें हैं। तो इन सारी चीज़ों को हमने कंसीडर करते हुए, वो हमने पढ़ा है ना इससे पहले कि जब हम एनेस्थेटिक्स को सेलेक्ट करेंगे तो सेलेक्ट करने से पहले हमने पेशेंट के सिचुएशन को भी कंसीडर करना है कि आया उनको हार्ट की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, रिस्पायरेटरी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ये सारी चीज़ें हम इसको कंसीडर करते हैं। अच्छा जी, अब आ जाते हैं इंट्रावीनस एनेस्थेटिक्स की तरफ। हमारे साथ मंदरज़ेल किस्म के इंट्रावीनस एनेस्थेटिक्स है। ऑलरेडी आप लोगों ने ये नाम जो है सुने होंगे, आपको पता होगा। प्रोपोफोल हो गए, ठीक है, फोर्स प्रोपोफोल हो गए, बारबिचुरेट्स हो गए, बेंजोडाइज़ेपिन्स हो गए, ओपॉइड्स हो गए और केटामीन्स हो गए। ये आपके पास क्या है, ये आपके पास इंट्रावीनस एनेस्थेटिक्स है। अगर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको याद करते हैं तो बहुत ही सिंपल है। मतलब आप इन नाम्स को 2-3 दफ़ा लिख लें और फिर लिखने के बाद आपको खुद ये याद हो जाएगा। तो प्रोपोफोल, फोर्स प्रोपोफोल, बारबिचुरेट, बेंजोडाइज़ेपिन, ओपॉइड्स एंड केटामीन्स। मतलब एग्जाम में एमसीक्यूज इसके हवाले से ऐसा आ सकता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इंट्रावीनस एनेस्थेटिक्स। तो अगर आपको ये 6 या 7 नाम याद हो तो आप आसानी से वहाँ पर बता सकते हैं कि प्रोपोफोल, फोर्स प्रोपोफोल, बारबिचुरेट, बेंजोडाइज़ेपिन, ओपॉइड्स और केटामीन जो है ये आपके पास क्या है, इंट्रावीनस एनेस्थेटिक्स है। ठीक है, इस तरह के एमसीक्यूज आते हैं। तो आप खुद ये एमसीक्यूज देखिए कितना सिंपल एमसीक्यूज है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर इंट्रावीनस एनेस्थेटिक्स, मंदरजेल में से कौन सा इंट्रावीनस एनेस्थेटिक्स है। या आपको दिए गए होंगे कि ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर इंट्रावीनस एनेस्थेटिक एक्सेप्ट, मंदरजा झेल में से तमाम इंट्रावीनस एनेस्थेटिक्स है सिवाय एक के। तो ये सारे नाम अगर आपको याद हो तो आप आसानी से वहाँ पर करेक्ट ऑप्शन दे सकती हैं। तो अगर इन सारों नाम में से कोई नाम जो है वहाँ पर मौजूद ना हो और इसकी जगह कोई और नाम हो तो आपने उसको टिक कर देना है कि ये वाला जो है इंट्रावीनस एनेस्थेटिक्स नहीं है और बाकी सारे इंट्रावीनस एनेस्थेटिक्स है। सही है? अच्छा जी, प्रोपोफोल्स की तरफ आ जाते हैं। प्रोपोफोल्स की अब हम करेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करेंगे। सो ये हमारे साथ इंट्रावीनस सेडेटिक भी है और हेप्नोटिक भी है। यूज इन द इंडक्शन और मेंटेनेंस ऑफ एनेस्थीसिया। इसको हम किस मकसद के लिए यूज़ करते हैं? एनेस्थीसिया को प्रोड्यूस करने के लिए और उस एनेस्थेटिक कंडीशन को मेंटेन रखने के लिए हम क्या करते हैं, इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, टोटल सब्जेक्ट आपके पास 6 है। बायोकेमिस्ट्री, एसईएन, फार्माकोलॉजी, हेल्थ असेसमेंट, इंग्लिश और कंप्यूटर। अच्छा जी, वाइडली यूज एंड हैज रिप्लेस थियोपेंटॉल एज
बुक में 5 है, तो इसके मैंने आपको ग्रुप में 3-4 बार मरतबा जो है मैंने आपको बताया कि प्रिंटर बेचारे से जो है, प्रिंटर वाले से जो है कंप्यूटर के एमसीक्यूज मिस हुए थे, तो वो मैंने ग्रुप में सब के साथ शेयर कर दिए हैं। इसके अलावा वो बुक भी मैंने शेयर किया था कंप्यूटर का, जिस पर पासवर्ड लगा हुआ है, वो पासवर्ड भी मैंने आपको बताया हुआ था। तो देखिए, कंप्यूटर के हवाले से परेशान ना हो, अगर होना है तो ये दूसरे सब्जेक्ट, इसको ज़्यादा टाइम दे, इसको याद करें, ठीक है। कंप्यूटर का पेपर आप सबका पास है, ठीक है, मैं कह रहा हूँ आप सबका पास है, तो फिर आप बेफिक्र रहें। Widely used and has replaced thiopental as the first choice for anesthesia induction and sedation because it does not cause post anesthetic nausea and vomiting, ठीक है। अच्छा जी, प्रोपोफोल जो है ये हमारे साथ एक ऐसा एनेस्थेटिक ड्रग है इंट्रावीनस, ठीक है, जिसको थियोपेंटाल के तौर पर, थियोपेंटाल जो कि हमारे साथ ये एक एनेस्थेटिक है, इसकी जगह पर इसको यूज़ किया जाता है एनेस्थीसिया को प्रोड्यूस करने के लिए, सेडेशन को प्रोड्यूस करने के लिए। क्यों? क्योंकि ये एनेस्थीसिया के बाद पेशेंट को किसी किस्म की नोज़िया और वोमिटिंग जो है उसके इफ़ेक्ट काज नहीं करती। सो इसकी वजह से जो है पोस्ट एनेस्थेटिक नोज़िया और वोमिटिंग जो है काज नहीं होती। इसके साथ साथ द इंडक्शन ऑफ एनेस्थीसिया आकर विद इन 30 to 40 सेकेंड्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, इसका जो टाइम पीरियड ऑफ एक्शन होता है, ठीक है, वो भी बहुत शॉर्ट होता है। मतलब आप जैसे ये प्रोपोफोल पेशेंट को देते हैं तो विद इन 30 से लेकर 40 सेकेंड के अंदर अंदर पेशेंट जो है वो अनकॉन्शियस स्टेट में जा चुका होता है। सप्लीमेंटेशन विद नारकोटिक्स फॉर एनाल्जेसिया इज रिक्वायर्ड। इसी तरह से पेन रिलीवर के लिए इसके साथ हम एनाल्जेसिक्स भी देते हैं ताकि पेशेंट को दर्द फील ना हो। दर्द से छुटकारा दिलाने के लिए हम पेशेंट को इस प्रोपोफोल के साथ एनाल्जेसिक्स भी देते हैं, ठीक है। देखिए, एनाल्जेसिक्स और जो एनेस्थेटिक्स है इसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है, ठीक है। एनाल्जेसिक जो है ये आपके जो पेन सेंसिटिविटी है उसको रिड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से आपको फिर दर्द फील नहीं होता, और जो एनेस्थेटिक्स होते हैं ये आपको अनकॉन्शियस स्टेट में ले जाता है, ठीक है, अनकॉन्शियस स्टेट में। सो प्रोपोफोल डिक्रीजेस ब्लड प्रेशर विदाउट डिप्रेसिंग द मायोकार्डियम, ठीक है, ये ब्लड प्रेशर को भी क्या करते हैं, रिड्यूस करती है बगैर मायोकार्डियम को डिप्रेस किए हुए। इसके साथ साथ इट आल्सो रिड्यूसेस इंट्राक्रैनियल प्रेशर ड्यू टू सिस्टेमिक वेजोडाइलेशन। वेसल जो है वो डायलेट हुए होते हैं, जिसकी वजह से इंट्राक्रैनियल प्रेशर जो है वो थोड़ा सा क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। इंट्राक्रैनियल प्रेशर से मुराद प्रेशर इनसाइड क्रेनियम, ठीक है, तो वो क्या हो जाती है, थोड़ी सी रिड्यूस हो जाती है। तो ये प्रोपोफोल की कुछ खसूसियात है जो कि आप लोगों ने याद रखनी है। मतलब ये वाला पॉइंट एक इम्पॉर्टेंट है कि 30 से लेकर 40 सेकंड के अंदर ये क्या कर सकती है, सेडेशन को काज करती हैं, सॉरी एनेस्थीसिया प्रोड्यूस करती है। इसी तरह से प्रोपोफोल को जो है हम सेडेटिव और हिप्नोटिक, इंट्रावीनस सेडेटिक और हिप्नोटिक भी है, ये इंडक्शन के लिए भी हम यूज़ करते हैं और एनेस्थीसिया को मेंटेन रखने के लिए भी हम यूज़ करते हैं। इसी तरह से तीसरा पॉइंट ये है कि प्रोपोफोल ब्लड प्रेशर को भी रिड्यूस कर सकती है और इंट्राक्रैनियल प्रेशर को भी रिड्यूस कर सकती है। तो एमसीक्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू से ये 3 पॉइंट आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। फोर्स प्रोपोफोल की अगर हम बात करें तो अप्रूव ओनली फॉर सेडेशन, प्रोड्रग ऑफ प्रोपोफोल। फोर्स प्रोपोफोल जो है ये प्रोपोफोल का क्या है, प्रोड्रग है। मतलब ये है कि प्रोपोफोल को देने से पहले हम पेशेंट को फोर्स प्रोपोफोल देते हैं, और फोर्स प्रोपोफोल क्या करता है, पेशेंट को थोड़ा सा सेडेटिव करता है। सेडेशन किसे कहते हैं, किसी को पता है सेडेशन? नहीं कर सकते। फोर्स प्रोपोफोल को जो है सिर्फ सेडेशन के लिए अप्रूव किया गया है, ठीक है। ये प्रोपोफोल का क्या है, प्रोडक्ट है। मतलब प्रोपोफोल को देने से पहले हम पेशेंट को फोर्स प्रोपोफोल भी दे सकते हैं ताकि वो सेडेटिव हो जाए। इसके बाद हमारे साथ जो अगली मेंबर आती है इंट्रावीनस एनेस्थेटिक्स के, तो उसको हम क्या कहते हैं, बार्बिचुरेट्स कहते हैं। बार्बिचुरेट्स आर नॉट सिग्निफिकेंटली एनाल्जेसिक्स, require some types of supplementary analgesic administration during anesthesia to avoid objectional changes in blood pressure and autonomic function, ठीक है। बार्बिचुरेट जो है
ये इतनी अच्छी तरीके से एनर्जेसिक इफ़ेक्ट्स को प्रोड्यूस नहीं करता, पेन रिलीवर इफ़ेक्ट्स को प्रोड्यूस नहीं करता। तो इस वजह से जब भी हम पेशेंट को बार्बिचुरेट्स देते हैं तो बार्बिचुरेट्स के साथ हम एज अ एडजंक्टिव ड्रग्स जो है एनाल्जेसिक देते हैं, जिससे ये होता है कि पेशेंट को फिर पेन जो है वो फील नहीं होती, और इस वजह से किसी भी किस्म की ऑब्जेक्शनेबल चेंजेस जो है वो फिर पेशेंट के ब्लड प्रेशर और ऑटोनॉमिक फंक्शन में फिर नहीं आती। ठीक है, सो कैन काज एपनिया, ये जो है एपनिया काज कर सकती है, जो ब्रीथिंग है उसको जो है स्टॉप कर सकती है। इसके अलावा कफिंग काज कर सकती है, चेस्ट वॉल स्पाज्म जो है काज कर सकती है, लेरंगोस्पाज्म काज कर सकती है, और ब्रोंकोस्पाज्म जो है ये काज कर सकती है। तो अगर देखा जाए तो बार्बिचुरेट जो है मसल कंट्रैक्टर के तौर पर भी काम कर रहा है, ये मसल को कंट्रैक्ट भी करता है कुछ जगहों पर। ठीक है, क्यूपेंटाल जो कि हमारे साथ क्या है, पोटेंट एनेस्थेटिक है लेकिन वीक एनाल्जेसिक है, मतलब ये एनेस्थीसिया को बहुत शिद्दत के साथ प्रोड्यूस करती है, लेकिन इसके जो एनाल्जेसिक इफेक्ट्स है वो क्या है, वीक है। अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग बार्बिचुरेट है, ट्यूपेंटाल जो है ये अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग बार्बिचुरेट है, मतलब बहुत कम टाइम के लिए ये एनेस्थेटिक इफेक्ट्स को प्रोड्यूस करती है। हैज़ माइनर इफेक्ट ऑन कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम पर इसके बहुत कम असरात होते हैं, लेकिन इट कंट्रीब्यूट टू सेवियर हाइपोटेंशन इन पेशेंट विद हाइपोवोलीमिया, और शॉक के जो पेशेंट होते हैं उनमें ये हाइपोटेंशन को काज कर सकती हैं। तो ये सिंपल पॉइंट्स हैं जो कि सिंपल अल्फाज में मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये जो है समझ में आ रही होगी मेरी बातें जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। अगर इसमें कोई कंफ्यूजन हो तो आप लोग काइंडली फिर पूछा करें। ठीक है, बेंजोडाइज़ेपिन्स की तरफ आ जाते हैं। बेंजोडाइज़ेपिन्स इज यूज इन कंजंक्शन विद एनेस्थेटिक्स टू सेडेट द पेशेंट। ठीक है, बेंजोडाइज़ेपिन जो है ये हम एनेस्थेटिक्स के साथ एज अ कंजंक्टिव के तौर पर यूज़ करते हैं। ठीक है, ताकि पेशेंट जो है वो सेडेटिव हो जाए। ठीक है, मिडाजोलम हो गए, डायजिपम हो गए, लोराजिपम हो गए, तो ये बेंजोडाइज़ेपिन की क्या है, मेंबर्स है। फैसिलिटेट एमनीजिया, एमनीजिया से मुराद ये है कि एक शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए ये क्या करती है, मेमोरी लॉस करती है। वेल काजिंग, ये क्या लिखा हुआ है, सेडेशन, वेल काजिंग सेडेशन, या क्या लिखा हुआ है, थोड़ा सा ब्लर है तो समझ नहीं आ रहा। इनहिबिटरी इफेक्ट, वेल काजिंग sedation, the inhibitory effect ऑफ न्यूरो ट्रांसमीटर पार्टिकुलरली गाबा। अच्छा जी, गाबा के जो इनहिबिटरी इफ़ेक्ट्स होते हैं उसको ये क्या करता है, इनहिबिट करता है। इसके साथ साथ मिनिमल कार्डियोवेस्कुलर डिप्रेशन इफ़ेक्ट, मतलब इसके कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम पर थोड़े से कम असरात होते हैं, इतना ज़्यादा कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम को इफ़ेक्ट नहीं करता। ठीक है, इसके साथ साथ ये जो है ये यहाँ पर डबल राइटिंग हुई है तो ये भी थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। एंट्रोग्रेट एमनीजिया काज करती हैं, ये भी शॉर्ट टाइम मेमोरी जो है लॉस करती है, विच द पेशेंट रिटेन मेमोरी ऑफ पास्ट इवेंट बट न्यू इंफॉर्मेशन इज नॉट ट्रांसफर मेमोरी। इम्पोर्टेंट ट्रीटमेंट इंफॉर्मेशन शुड बी रिपीटेड टू द पेशेंट आफ्टर द इफेक्ट ऑफ ड्रग वर वर्न ऑफ। अच्छा जी, तो बेंजोडाइज़ेपिन के लिए बस सिर्फ ये ऊपर वाले जो लाइन मैंने आपको बताया कि इसको हम कंजंक्टिव के तौर पर यूज़ करते हैं एनेस्थेटिक्स के साथ, ताकि सही तरीके से ये सेडेशन को काज कर दे। इसके अलावा ये शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए मेमोरी लॉस भी काज करती हैं। इसी तरह से कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम पर इसके डिप्रेसिव इफेक्ट जो है वो बहुत कम होते हैं। तो ये 2-3 पॉइंट है जो कि आप लोगों ने अपने साथ याद रखने हैं। ओपोइड्स की तरफ अगर आप लोग आ जाए, ओपोइड्स ये अफीम को कहते हैं, आमतौर पर जो अफीम होते हैं ना उसको ओपोइड कहते हैं इंग्लिश में। कॉमनली यूज विद एनेस्थेटिक ड्यू टू दियर एनर्जेसिक इफेक्ट। ठीक है, इसको भी हम क्या करते हैं, एनेस्थेटिक्स में यूज़ करते हैं। क्यों, एनर्जेसिक इफेक्ट्स की वजह से। क्यों, क्योंकि इसको लेने से फिर पेशेंट को किसी किस्म की सेंसेशन जो है वो फील नहीं होती, तो मतलब यह है कि किसी किस्म का दर्द जो है उनको फील नहीं होता। The choice of opioid use pre-operatively is based primarily on the duration of action needed। ठीक है, इसी तरह से जो
प्रॉपर ऑपियोइड की यूजेज है वो डिपेंड करती है ड्यूरेशन ऑफ एक्शन पर कि कितने टाइम के लिए हमें एनेस्थेटिक जो है वो एनेस्थीसिया जो है प्रोड्यूस करनी है। तो उसके मुताबिक जो है फिर हम ऑपियोइड्स को क्या करते हैं, ऑपरेशन से पहले यूज़ करते हैं ताकि पेशेंट जो है वो एनर्जेसिक हो जाए, उनको किसी किस्म की पेन फील ना हो, ठीक है, ऑपरेशन के दौरान, और आसानी से जो है वो अनकॉन्शियस स्टेट में चला जाए। इसमें आपके पास फेंटानाइल्स आ जाते हैं, रेमीफेंटानिल्स आ जाते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं, इंड्यूस एनाल्जेसिया मोर रेपिडली देन मॉर्फिन। तो मॉर्फिन से ज़्यादा तेज़ी के साथ ये क्या करती है, एनाल्जेसिक इफेक्ट्स को प्रोड्यूस करती हैं। इसको हम इंट्रावीनियसली भी दे सकते हैं और एपिड्यूरली भी दे सकते हैं और इंट्राटिकली भी हम दे सकते हैं, ठीक है। तो ये मुख्तलिफ तरीके हैं जिसके थ्रू हम पेशेंट को एडमिनिस्टर कर सकते हैं। नॉट गुड एमनेसिक कैन काज हाइपोटेंशन काज कर सकती है, रिस्पायरेटरी डिप्रेशन काज कर सकती है, मसल रिजिडिटी काज कर सकती है, पोस्ट एनेस्थेटिक नोजिया वोमिटिंग काज कर सकती है। इसके साथ साथ ओपियोइड्स के जो इफेक्ट है इसको हम एंटागोनाइज कर सकते हैं, मतलब इसको हम रिवर्स कर सकते हैं। किसके ज़रिए, नेलोजोन के ज़रिए, ठीक है। नेलोजोन के ज़रिए जो है हम ओपियोइड्स के जो असरात है उसको रिड्यूस कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं। तो ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो कि एग्जाम में पूछ सकते हैं आपसे इसके हवाले से। तो ये आपको याद रखना है, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट, ठीक है। केटामीन्स की तरफ आ जाते हैं तो ये भी हमारे साथ शॉर्ट एक्टिंग नॉन बार्बिचुरेट एनेस्थेटिक्स है जो कि हम शॉर्ट प्रोसीजर्स के लिए कॉमनली क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। शॉर्ट सर्जरी होती है एक शॉर्ट टाइम पीरियड पर मुश्तमिल, उसके लिए हम इसको यूज़ करते हैं। इंड्यूस अ डिसोसिएट स्टेट इन विच द पेशेंट इज़ अनकॉन्शियस। पेशेंट जो है वो अनकॉन्शियस होता है लेकिन इसके साथ साथ डज नॉट फील पेन, पेन को जो है फील नहीं करता। मतलब ये है कि बंदा जो है वो जागा हुआ होता है, ठीक है, वो बाकायदा से आप जो सर्जरी उनकी कर रहे होते हैं उसको देख रहा होता है, लेकिन इसके बावजूद उसको पेन जो है वो फील नहीं हो रही होती, ठीक है। मतलब पेशेंट जो है वो कॉन्शियस स्टेट में होने के बावजूद भी उनको फील नहीं होती। तो केटामीन हम ऐसे सिचुएशन में यूज़ करते हैं। दिस डिसोसिएटिव एनेस्थीसिया प्रोवाइड सेडेशन, एमनीजिया एंड इमोबिलिटी। इससे क्या होता है, इससे पेशेंट सेडेटिव हो जाता है, एमनीटिक एमनेजिक हो जाते हैं और इमोबिलिटी मतलब फिर कोई हरकत नहीं कर सकता। ये जो केटामीन्स है ये एन-मीथाइल डीएस्पर्टेट रिसेप्टर्स के साथ क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं। सो स्टिमुलेट सेंट्रल सिंपैथेटिक आउटफ्लो को ये स्टिमुलेट करती हैं, जिसकी वजह से जब ये स्टिमुलेट हो जाती है तो हार्ट रेट जो है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर और कार्डियक आउटपुट जो है वो भी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। सो बेनिफिशियल इन पेशेंट विद हाइपोवोलेमिक एंड कार्डियोजेनिक शॉक। तो वो पेशेंट जिनको हाइपोवोलीमिया हुई हो, ठीक है, मतलब ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज हुई हो या उनको कार्डियोजेनिक शॉक हुई हो, ठीक है, तो ऐसे पेशेंट के लिए ये ड्रग जो है बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं और अस्थमेटिक पेशेंट के लिए भी ये ड्रग जो है बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इसके साथ साथ नोट यूज़ इन हाइपरटेंसिव और स्ट्रोक पेशेंट। जो हाइपरटेंसिव होते हैं या स्ट्रोक के पेशेंट होते हैं उनके लिए ये ड्रग जो है कंफर्टेबल ड्रग नहीं है। सो काज पोस्ट ऑपरेटिव हेलुसिनेशन। इसका एक साइड इफ़ेक्ट ये है कि इसको देने के बाद पेशेंट जब ऑपरेशन हो जाती है तो पेशेंट जो है वो हेलुसिनेशन का शिकार हो जाते हैं, मतलब फॉल्स सेंसरी परसेप्शन उनको फिर आती है। मिसाल के तौर पर कोई आवाज़ नहीं होती और वो बार बार कहते हैं कि मुझे आवाज़ सुनाई दे रही या कोई मुझे जो है बुला रहा है, जबकि हकीकत में ऐसा नहीं होता। कभी वो कहते हैं कि मेरे सामने ये बंदा खड़ा है, मुझे इशारे कर रहा है, जो कि हकीकत में कोई भी वहाँ पर नहीं होता। अक्सर औकात हम ऐसे पेशेंट को कहते हैं कि इस पेशेंट को जो है क्या कहते हैं, जिन्नात नज़र आते हैं, कि बार बार ये कहता है कि मुझे ये सामने ये बंदा जो है खड़ा है, मुझे इशारे कर रहा है, जबकि हकीकत में दूसरे लोगों को वो नज़र नहीं आ रहा होता। तो अक्सर हम जैसे कॉमन लोगों की जो परसेप्शन होती है ऐसे पेशेंट के बारे में वो यही होती है कि इस पेशेंट को तो जिन्नात नज़र आते हैं जो कि हमें नज़र नहीं आते, क्योंकि ये बार बार कहता है कि देखो मुझे इशारे कर रहा है या मुझे जो है आवाज़ें दे रहा है या मुझे आवाज़ें सुनाई दे रही है। तो ये असल में हेलुसिनेशन इनको हुई होती है, ठीक है। तो कभी कभी ऐसा भी हो जाता है, लेकिन कभी कभी हकीकत में भी होते हैं जिन्नात वगैरह, तो ख्याल किया करें, ठीक है।
तो अभी हमारे साथ जो नया टॉपिक है वो है पैरालाइटिक्स और न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर्स। ठीक है, पैरालाइटिक्स या न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर से मुराद ये है कि ये वो ड्रग्स होते हैं जो कि हमारे जो न्यूरॉन और मसल्स के दरमियान जो इंटरेक्शन हो रही होती है न्यूरॉन्स और मस्कुलर सेल्स फाइबर्स की, तो उसको ब्लॉक करती है, जिसकी वजह से हमारे जो बॉडी के मसल्स होते हैं वो इमोबाइल हो जाते हैं, मतलब मुकम्मल तौर पर हमारी बॉडी जो है वो पैरालाइज हो जाती है, जिसकी वजह से हम किसी किस्म की हरकत को नहीं कर पाते हैं। तो इसको कहते हैं न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर्स। ठीक है, तो इंतहाई सिंपल है, जिसमें कहते हैं कि पैरालाइटिक्स और न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर्स यूज्ड टू स्टॉप रिफ्लेक्सेस टू फैसिलिटेट ट्रेकियल इंट्यूबेशन and to provide muscle relaxation as needed for certain type of surgery। ज़ाहिर बात है, हम जब सर्जरी करते हैं कुछ ख़ास तरह के सर्जरीज होते हैं जिसमें हमने पेशेंट को मुकम्मल तौर पर क्या करना होता है, इमोबाइल करना होता है। तो ऐसे सिचुएशन में हम पेशेंट को न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर देते हैं, जिसकी वजह से उनकी बॉडी जो है वो कुछ टाइम के लिए पैरालाइज हो जाती है, मूवमेंट उसमें नहीं होती और हम आसानी से सर्जरी को कर लेते हैं। इसके साथ साथ ट्रेकियल इंट्यूबेशन के लिए भी हम क्या करते हैं, न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर्स को यूज़ करते हैं, जिससे जो रिफ्लेक्सेस होती है इनवॉलंटरी वो स्टॉप हो जाती है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन is blockade of the nicotinic acetylcholine receptors in the neuromuscular junction। neuromuscular junction मतलब मैंने आपको कौन सी क्लास में बताया था, आप लोगों को बताया था ये या दूसरी क्लास वालों को बताया था। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन से मुराद ये है कि मिसाल के तौर पर ये आपके पास एक क्या है, ये आपके पास एक नर्व फाइबर है और ये दूसरे साइड पर आपके पास एक है मसल फाइबर। तो मसल फाइबर और नर्व फाइबर के दरमियान में जो इलाका होता है, जो एरिया होता है, इसको कहते हैं जंक्शन, मीन दरमियान में। ठीक है, सो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन से मुराद ये है कि न्यूरॉन और मसल फाइबर के दरमियान में जो एरिया होता है इसको कहते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। तो ये जो न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर्स होते हैं, ये इस न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में जो न्यूरॉन और मस्कुलर फाइबर्स के दरमियान में जो इंटरेक्शन होती है न्यूरोट्रांसमीटर्स की, इसको ब्लॉक कर देता है, जिसकी वजह से न्यूरॉन्स के जो सिग्नल्स होते हैं वो मसल फाइबर्स तक नहीं पहुंचती, जिसकी वजह से मसल फाइबर स्टिमुलेट नहीं होते। स्टिमुलेट ना होने की वजह से मसल फाइबर में फिर किसी किस्म की रिफ्लेक्सेस या मूवमेंट जो है वो नहीं हो पाती, तो मसल जो है उसी तरह से रिलैक्स रहते हैं जो कि पहले रिलैक्स फॉर्म में होते हैं। तो इस तरीके से न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर्स जो है ये काम करते हैं। इसमें आपके पास कुछ ड्रग्स आते हैं जैसे कि पेनक्रोनियम हो गए, रोक्यूरोनियम हो गए, सक्सिनाइल कोलिन हो गए, विक्यूरोनियम हो गए, ये आपके पास क्या है, न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर्स है। अगर इन नेम्स को आप लोग याद रखें तो बहुत आसानी से आप एमसीक्यूज को हल कर सकते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर, तो ये चारों नाम आपको याद हो आसानी से आप कवर कर लेंगे। या ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर एक्सेप्ट, तो ये चारों नेम आपको याद हो तो आसानी से आप लोग जो है एमसीक्यूज हल कर सकते हैं। लोकल एनेस्थेटिक्स में आपके पास फिर एमाइड्स आ जाते हैं। एमाइड्स में आपके पास लाइडोकेन आ जाते हैं, ईस्टर में आपके पास प्रोकेन आते हैं। ठीक है, एमाइड इसको इस वजह से कह रही है कि लाइडोकेन का जो स्ट्रक्चर होता है इसमें आपको एमाइड ग्रुप मिलेगा और प्रोकेन का जो स्ट्रक्चर है इसमें आपको ईस्टर ग्रुप जो है वो मिलेगा। ये क्या करते हैं, लॉस ऑफ सेंसेशन काज करती है। इसके अलावा अगर हायर कंसंट्रेशन में आप देते हैं तो इसकी वजह से जो मोटर एक्टिविटीज होती है, मसल मूवमेंट होती है, बॉडी होती है, वो क्या हो जाती है, लिमिटेड हो जाती है। इसके साथ साथ अगर इसको आप अप्लाई करते हैं बॉडी पार्ट पर या इंजेक्ट करते हैं, ठीक है, तो क्या करता है, ब्लॉक नर्व कंडक्शन को ब्लॉक करती है। सेंसरी इम्पल्स जो है वो फिर पेरिफेरी से जो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ नहीं जाती और फिर इसी तरह से जो स्टिमुलेशन है या जो मूवमेंट है वो नहीं हो पाती। तो लोकल एनेस्थेटिक इस तरह से क्या करते हैं, काम करते हैं। समझ आ रही है मेरी बात की? जी सर। अच्छा जी, कोई मुश्किल तो नहीं है ना इसमें जो मैं आपको बता रहा हूँ? नो सर। वेरी गुड। लोकल एनेस्थीसिया का अगर हम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को देखें तो लोकल एनेस्थीसिया इज इंड्यूस्ड व्हेन प्रोपगेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल इज प्रिवेंटेड सो दैट
sensation cannot be transmitted from the source of stimulation to the brain। ठीक है, लोकल एनेस्थेटिक्स इस तरह से काम करते हैं कि मिसाल के तौर पर आपका हाथ है, ठीक है, आपके स्किन के अंदर बहुत किस्म के रिसेप्टर जो है वो मौजूद होते हैं, ठीक है, न्यूरॉन सेल जो है वो मौजूद होते हैं, जिसमें आपके पास पेन सेंसरी रिसेप्टर भी आ जाते हैं, हॉटनेस सेंसरी रिसेप्टर भी आ जाते हैं, कूलनेस सेंसरी रिसेप्टर भी आ जाते हैं, टच सेंसरी रिसेप्टर भी आ जाते हैं, हर तरह के सेंसरी रिसेप्टर आ जाते हैं। तो जब हम लोकल एनेस्थीसिया देते हैं तो लोकल एनेस्थीसिया देने की वजह से हमारे स्किन के अंदर जो न्यूरॉन्स होते हैं तो उसके फंक्शन जो है कुछ टाइम के लिए क्या हो जाते हैं, स्टॉप हो जाते हैं। वो रिसेप्टर पर सिग्नल जो है वो ब्रेन की तरफ नहीं पहुंचाता, सेंट्रल नर्वस सिस्टम स्पाइनल कॉर्ड की तरफ नहीं पहुंचाता, जिसकी वजह से हमारा ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड जो है हमारी बॉडी के उस पार्ट से क्या हो जाता है, बेखबर हो जाता है, उस बॉडी पार्ट के साथ कनेक्शन जो है टेम्पररी तौर पर कट हो जाती है, जिसकी वजह से हमें बॉडी के उस पार्ट में फिर किसी किस्म की पेन सेंसेशन फील नहीं होती। तो इस तरीके से लोकल एनेस्थेटिक्स जो है ये काम करती है। वर्क बाय सोडियम आयन चैनल्स टू प्रिवेंट द ट्रांजिएंट इंक्रीज इन परमेबिलिटी ऑफ द नर्व मेम्ब्रेन टू सोडियम दैट इज रिक्वायर्ड फॉर एन एक्शन पोटेंशियल टू आकर। ठीक है, तो ये जो लोकल एनेस्थेटिक्स होते हैं ये सोडियम आयन चैनल जो होती है उसको क्या कर देती है, ब्लॉक कर देती है, और इसी तरह से जो परमेबिलिटी होती है सोडियम की तो वो चैनल के थ्रू फिर अंदर की तरफ नहीं जा पाती, तो इस वजह से एक्शन पोटेंशियल जो है वो प्रोड्यूस नहीं होता, जिसकी वजह से नर्व स्टिमुलेट नहीं होते, स्टिमुलेट ना होने की वजह से सिग्नल जो है वो ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड की तरफ नहीं जा पाते और हमें फिर सेंसेशन फील नहीं होती। अच्छा जी, लोकल एनेस्थेटिक्स में आपके पास फिर ये नेम्स अगर आप लोग याद रखें तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। लोकल एनेस्थेटिक्स के आपने नेम याद रखने हैं, न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर्स के नेम आप लोगों ने हमें लाजमी तौर पर याद करने होंगे, और जो आपके पास जनरल एनेस्थेटिक है इसके आपने नाम याद रखने हैं, इंट्रावीनस एनेस्थेटिक्स है। तो ये जो नाम आप याद रखेंगे तो इससे आपकी तकरीबन 60 to 70% ये जो एनेस्थेटिक सेक्शन है ये कवर हो जाता है, तो फिर आपके लिए एमसीक्यूज को हल करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो लोकल एनेस्थेटिक्स में आपके पास लाइडोकेन, ब्यूपीवकेन, प्रोकेन, रूपीवकेन, टेट्राकेन, मीपीवकेन हो गए, ये सारे जो है आपके पास क्या आते हैं, लोकल एनेस्थेटिक्स में आते हैं। लाइडोकेन, ब्यूपीवकेन, प्रोकेन, अमिया एनेस्थेटिक्स आ जाते हैं। ठीक है, नॉट यूज इन ऑब्स्टेट्रिक एनेस्थीसिया ड्यू टू इट इंक्रीज टॉक्सिसिटी टू नियोनेट। सो जो ऑब्स्टेट्रिक एनेस्थीसिया है उसमें हम ये लोकल एनेस्थीसिया यूज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इसकी वजह से जो नियोनेट है उसमें टॉक्सिसिटी जो है काज हो सकती है, तो इस वजह से हमने ऑब्स्टेट्रिक एनेस्थीसिया के तौर पर इसको यूज़ नहीं करना लोकल एनेस्थीसिया को। ठीक है, तो इसका हमने ख्याल रखना है। अच्छा जी, अगर हम मज़ीद आगे देखें लोकल एनेस्थीसिया, तो लोकल एनेस्थीसिया जो है ये क्या काज करती है, वेजो डायलेशन जो है काज करती है, वेसल को डायलेट करती है, जिसकी वजह से रैपिड डिफ्यूजन अवे फ्रॉम द साइट ऑफ एक्शन एंड रिजल्ट इन अ शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। तो इस वजह से जो टाइम पीरियड होता है या ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होता है इस लोकल एनेस्थीसिया का वो क्या होता है, वो बहुत ज़्यादा शॉर्ट हो जाता है। So adding the vasoconstrictor epinephrine to the local anesthetic, the rate of local anesthetic diffusion and absorption is decreased। तो इस वजह से हम लोकल एनेस्थेटिक्स के साथ वेसोकंस्ट्रिक्टर देते हैं, जैसे कि एपिनेफ्रीन हो गया। ठीक है, तो इससे जो लोकल एनेस्थेटिक डिफ्यूजन रेट होता है वो भी क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, और इसके साथ साथ इसकी एब्जॉर्प्शन भी डिक्रीज हो जाती है। तो दिस बोथ मिनिमाइज सिस्टेमिक टॉक्सिसिटी एंड इंक्रीज द ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। तो इससे क्या हो जाता है, दोबारा से इसका जो टाइम पीरियड होता है लोकल एनेस्थीसिया का तो वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, और सिस्टेमिक टॉक्सिसिटी जो है वो भी क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। तो इस तरीके से लोकल एनेस्थीसिया जो है ये क्या करते हैं, इफेक्ट्स को प्रोड्यूस करते हैं।
फिर टॉपिकल एनेस्थीसिया आता है। तो टॉपिकल एनेस्थीसिया ये आपको लोकली क्या कहते हैं, क्रीम के फॉर्म में मिलेंगी, ऑइंटमेंट के फॉर्म में मिलेंगी, ठीक है, स्प्रे के फॉर्म में आपको मिलेंगे टॉपिकल एनेस्थीसिया, जो कि हम स्किन सरफेस पर क्या करते हैं, लगाते हैं, ठीक है। सो इसको टॉपिकल एनेस्थीसिया कहते हैं। सो they are applied directly to the skin or mucous membrane. Benzocaine is the major drug in this group, ठीक है। benzocaine MCQs में आपसे पूछ सकते हैं कि which one of the major topical anesthetics in the following। तो benzocaine जो है ये आपके पास वो ड्रग है जो कि बहुत कॉमनली टॉपिकल एनेस्थेटिक्स के तौर पर यूज होते हैं। बेंजोकेन ये आपने याद रखना है। लाइडोकेन एंड टेट्राकेन कैन बी यूज टॉपिकली, इसको भी हम टॉपिकली यूज कर सकते हैं इन दोनों को। इसके अलावा दे आर यूज टू रिलीव और प्रिवेंट पेन फ्रॉम माइनर बर्न, इरिटेशन एंड इचिंग। माइनर जो बर्निंग हुई होती है, मतलब स्किन जो है वो जला हुआ हो या इरिटेशन हो रही हो या इचिंग हो रही हो, तो उसकी वजह से जो पेन होती है उस पेन से छुटकारा हासिल करने के लिए हम टॉपिकल एनेस्थीसिया यूज़ करते हैं। इसके साथ साथ दे आर आल्सो यूज टू नम एन एरिया बिफोर एन इंजेक्शन इज गिवन। कोई इंजेक्शन देने से पहले जो एरिया हमने यूज़ करना होता है इंजेक्शन के लिए, ठीक है, तो उस एरिया को नम करने के लिए, मतलब इनसेंसिटिव करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको यूज़ करते हैं, अप्लाई करते हैं उस जगह पर। एक्सपेक्टेड एडवर्स इफेक्ट इसके ये होते हैं कि स्किन इरिटेशन भी काज कर सकती है और हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन को भी ये काज कर सकती है। तो इसमें ये सिंपल पॉइंट्स है, इसमें ऐसी कोई डिटेल वाली कोई बात नहीं है जिसका जो है मैं आपको अभी वजाहत दूँ। तो सिंपल पॉइंट्स में आपको सारी बातें आसान अल्फाज में मेंशन किए गए हैं। तो अगर आप इस रिकॉर्डिंग को एक बार देखें, दो बार देखें, तो इंशाल्लाह आप लोगों के लिए ये सेक्शन जो है इंतहाई आसान हो जाएगा। सही है। कंपैरिजन ऑफ जनरल वर्सेस लोकल एनेस्थीसिया। तो जनरल और लोकल एनेस्थीसिया की अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो ये हमारे लिए और भी सिंपल हो जाता है। जैसे कि अगर जनरल एनेस्थीसिया को आप देखें तो जनरल एनेस्थीसिया में पहली बात ये होती है कि जब हम जनरल एनेस्थेटिक्स देते हैं तो इसकी वजह से ओवरऑल बॉडी जो है वो अनकॉन्शियस स्टेट में चली जाती है, ठीक है। दूसरा ये है कि हमारे जो प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्सेस होते हैं वो क्या हो जाते हैं, वो स्टॉप हो जाते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ जो लोकल एनेस्थीसिया होती है तो उसमें हमारी पूरी बॉडी जो है ओवरऑल वो अनकॉन्शियस नहीं होती, बल्कि जहाँ पर हमने लोकल एनेस्थेटिक्स अप्लाई किए होते हैं सिर्फ बॉडी का वो पार्ट जो है क्या होता है, अनकॉन्शियस हो जाता है। सो जनरल एनेस्थेटिक्स या एनेस्थीसिया इज अ मेडिकल इंड्यूस्ड स्टेट of unconsciousness with loss of protective reflexes resulting from the administration of one or more general anesthetics agents। वही बात है कि एक या एक से ज़्यादा जनरल एनेस्थेटिक्स देने की वजह से हमारी जो स्टेट होती है कॉन्शियस, वो अनकॉन्शियस में चली जाती है। जो प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्सेस होते हैं हमारे बॉडी के वो ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है। तो हम मुकम्मल तौर पर अनकॉन्शियस हो जाते हैं, एक तरह की ऐसे स्टेज में चले जाते हैं जिसके बाद फिर हमें कुछ भी पता नहीं होता। तो ये हमारे साथ जनरल एनेस्थीसिया कहलाती है। इसी तरह से अगर आप आगे देखिए मेथड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जनरल एनेस्थीसिया के, तो ऑलरेडी हम ये डिस्कस कर चुके हैं। दो मेथड है, हेल एनेस्थीसिया और इंट्रावीनस रूट, ठीक है। इनहेलेशन के ज़रिए भी दे सकते हैं और इंट्रावीनसली भी दे सकते हैं। एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ जनरल एनेस्थीसिया क्या है, कार्डिनल फीचर इसकी क्या है, इसके कार्डिनल फीचर ये हैं कि इसको देने से हमारी बॉडी के तमाम सेंसेशन जो है ये ख़त्म हो जाते हैं, हम स्लीप में चले जाते हैं, एमनीजिया का शिकार हो जाते हैं, इमोबिलिटी मसल जो है रिलैक्स हो जाते हैं, एबोलेशन ऑफ रिफ्लेक्सेस, जो रिफ्लेक्सिव मूवमेंट होते हैं बॉडी के वो एबोलेट हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, सोमेटिक और ऑटोनॉमिक दोनों जो है वो स्टॉप हो जाते हैं, ठीक है। So what an anesthetist want, जो anesthetist होते हैं वो क्या चाहते हैं। So ऑलरेडी ये सारी चीज़ें जो है मैं बता चुका हूँ। अनकॉन्शियस हो गया, नीड फॉर एनर्जीसिया, नीड फॉर मसल रिलैक्सेशन, ठीक है। एनेस्थेटिक जो है वो यही चाहते हैं कि पेशेंट अनकॉन्शियस स्टेट में चले जाए, एनर्जीसिया जो है उनको हो जाए जिनकी वजह से उनको पेन फील नहीं होती और मसल जो है वो रिलैक्स हो जाते हैं। तो ये जनरल एनेस्थीसिया की क्या है, एसेंशियल फीचर्स है।
एडवांटेजेस जनरल एनेस्थीसिया की क्या है? एडवांटेजेस जनरल एनेस्थीसिया के ये हैं कि ये क्या करती है, रिड्यूस इंट्रा ऑपरेटिव पेशेंट अवेयरनेस एंड रिकॉल। इंट्रा ऑपरेटिव पेशेंट अवेयरनेस एंड रिकॉल, ऑपरेशन के दौरान अवेयरनेस और रिकॉल मेमोरी जो है वो क्या होती है, इसमें रिड्यूस होती है। मतलब ऑपरेशन के दौरान इनको कुछ भी पता नहीं होता अपने बारे में और ना ही इनको कुछ याद आता है। एलो प्रॉपर मसल रिलैक्सेशन फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, एक लंबे टाइम पीरियड के लिए मसल जो है वो फिर रिलैक्स रहते हैं। फैसिलिटेट कंप्लीट कंट्रोल ऑफ द एयरवे ब्रीथिंग एंड सर्कुलेशन, इसके ज़रिए हम मुकम्मल तौर पर अपनी एयरवे ब्रीथिंग और सर्कुलेशन को जो है वो फैसिलिटेट कर सकते हैं, कंट्रोल में होती है हमारी। कैन बी यूज इन केसेस ऑफ सेंसिटिविटी टू लोकल एनेस्थेटिक एजेंट, लोकल एनेस्थेटिक एजेंट की यूज़ की वजह से जो हाइपर सेंसिटिविटी होती है तो इसके बजाय हम जनरल एनेस्थीसिया को यूज़ कर सकते हैं। कैन बी एडमिनिस्टर रैपिडली एंड इज़ रिवर्सिबल, इसको हम रैपिडली भी एडमिनिस्टर कर सकते हैं और इसके जो इफ़ेक्ट्स होते हैं वो क्या होते हैं, रिवर्सिबल होते हैं, मतलब इसको दोबारा हम बैकवर्ड फ्लो में कर सकते हैं। डिसएडवांटेजेस इसके ये होते हैं कि रिक्वायर इंक्रीज कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ केयर एंड एसोसिएटिव कॉस्ट, मतलब ये है कि जनरल एनेस्थीसिया के लिए आपके पास प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए, स्किल होने चाहिए, प्रॉपर लर्निंग जो है आपने की हो। ठीक है, जैसे कि नीम हकीम खतरा जान, मतलब क्या कहते हैं, नीम हकीम खतरा जान, मतलब जो कम इल्म रखने वाले लोग होते हैं तो उनके साथ बैठना ऐसा है जैसे कि आपकी जान को ख़तरा हो। तो ऐसे लोगों से जो है किनारा कशी करनी चाहिए, ऐसे डॉक्टर से जिनके पास प्रॉपर नॉलेज स्किल ना हो और आप उनसे ट्रीटमेंट ले रहे हो तो मतलब वो आपकी जान के साथ खेल रहे हैं। रिक्वायर सम डिग्री ऑफ प्री ऑपरेटिव पेशेंट प्रिपरेशन, ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, इसमें एक डिसएडवांटेज ये भी होता है कि जनरल एनेस्थेटिक देने से पहले हमने पेशेंट को भी जो है मेंटली तौर पर तैयार करना होता है, सो उनको जो है हमने टाइम देना होता है। कैन इंड्यूस फिजियोलॉजिकल फ्लक्चुएशन दैट रिक्वायर एक्टिव इंटरवेंशन, इसके अलावा ये हमारे बॉडी में जो है चेंजेस, हमारे बॉडी के जो फंक्शन है उसको जो है चेंज कर सकता है, जिसकी वजह से हमें पेशेंट को फिर टीच करना होता है, उनकी जो है हमने काउंसलिंग करनी होती है। इसके अलावा मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया जो है ये काज कर सकती है। तो ये कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस है जनरल एनेस्थीसिया के जो कि मैंने आपको बताए। कोई क्वेश्चन है? नर्सिंग रोल इन जनरल एनेस्थीसिया, जनरल एनेस्थीसिया में नर्सिस का रोल यही होता है कि नर्सिस ने असेसमेंट करनी होती है जिसमें उन्होंने प्रिस्क्रिप्शन, नॉन प्रिस्क्रिप्शन या किसी दूसरे ड्रग हिस्ट्री के बारे में जानना होता है, एलर्जी के हवाले से डेटा गैदर करना होता है, किसी भी किस्म के रिस्क फैक्टर चाहे स्मोकिंग, ओबेसिटी, अल्कोहलिज्म, कार्डियोवेस्कुलर, सेरेब्रोवेस्कुलर स्ट्रोक हो गया, रिनल या रेस्पिरेटरी डिजीज, इन सारी चीज़ों के हवाले से डेटा गैदर करना होता है और वाइटल साइन और लेबॉरेटरी डेटा इसको चेक करना होता है। इंटरवेंशन में जो है एक्सप्लेन प्री ऑपरेटरी एंड पोस्ट ऑपरेटिव रिकवरी, पेशेंट को जो है सर्जरी से पहले उनको बताना होता है, ठीक है, और चीज़ों से आगाह करना होता है और सर्जरी के बाद जो है उनको क्या करना होता है, केयर देनी होती है। पोस्ट ऑपरेटिव रिक्वायरमेंट में जो है अर्ली एम्बुलेशन हो गई, डीप ब्रीथिंग, कफिंग, लेग एक्सरसाइज, फ्लूइड बैलेंस एंड यूरिन आउटपुट, ये सारी चीज़ें जो है पेशेंट की इन चीज़ों की क्या करनी होती है, प्रैक्टिस करनी होती है, देखभाल करनी होती है। वाइटल साइन को मुसलसल अंडर मॉनिटर रखना होता है और जो रिस्पॉन्स टू पेन मेडिकेशन है इसको जो है देखना होता है नर्सिस ने। तो ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नर्सिस के खांदों पर होती हैं। लोकल एनेस्थीसिया की अगर हम बात करें तो ऑलरेडी आप लोग लोकल एनेस्थीसिया को जानते हैं, ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये आप लोग फिर ख़ुद देख लीजिए क्योंकि ये अब समरी आपको दोबारा से वही बातें बताई जा रही है, तो इसमें ऐसी कोई नई बात नहीं है जो कि उसकी वजाहत की ज़रूरत हो। तो मेरे ख्याल से यहाँ मेथड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन को पढ़ लेते हैं, ये थोड़ा सा न्यू स्लाइड लग रहा है। अच्छा जी, मूड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से मुराद ये है कि सरफेस एनेस्थीसिया भी दे सकते हैं, इन्फिल्ट्रेशन भी दे सकते हैं सबक्यूटेनियसली, नर्व ब्लॉकिंग एनेस्थीसिया भी है हमारे साथ, एपिड्यूरल भी है, स्पाइनल भी है। ऑलरेडी ये आप लोग जो है स्टार्ट की जो स्लाइड्स थी उसमें स्टार्ट में हमने
ऑलरेडी डिटेल के साथ पढ़ा था। एडवांटेजेस ऑफ लोकल एनेस्थीसिया ये है कि ड्यूरिंग लोकल एनेस्थीसिया द पेशेंट रिमेन कॉन्शियस। लोकल एनेस्थीसिया के दौरान पेशेंट जो है वो कॉन्शियस स्टेट में रहता है, अनकॉन्शियस स्टेट में नहीं होता, ठीक है। मेंटेन ऑन एयरवे, जिसकी वजह से वो खुद से अपने एयरवे को मेंटेन रखने के काबिल होता है। एस्पायरेशन ऑफ गैस्ट्रिक कंटेंट अनलाइकली, ठीक है। जो गैस्ट्रिक कंटेंट होता है, स्टमक का जो कंटेंट है, उसके एस्पायरेशन के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं, मतलब सांस के नाली में जाने के जो ख़तरात होते हैं वो इंतहाई कम हो जाते हैं। रिकवरी जो है इसकी बहुत ज़्यादा स्मूथ हो जाती है, ठीक है। इसके साथ साथ पोस्ट ऑपरेटिव एनाल्जेसिया हम पेशेंट को देते हैं। देयर इज़ रिडक्शन सर्जिकल स्ट्रेस जो है वो पेशेंट को नहीं होती। अर्ली डिस्चार्ज, पेशेंट जो है टाइम से पहले हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाते हैं और इस पर ख़र्चा भी बहुत ज़्यादा कम आता है। तो ये इसके क्या है, ये इसके फ़ायदे हैं लोकल एनेस्थीसिया के। अगर इसके डिसएडवांटेजेस देखें तो इससे एलर्जी का होना बहुत रेयर होता है, बहुत कम होती है। ब्रूसिस का होना, ठीक है। इसी तरह से टेम्पररी टिंगलिंग सेंसेशन और बर्निंग। टिंगलिंग सेंसेशन से मुराद ये है कि अक्सर औकात आप लोगों ने देखा होगा कि ज़्यादा टाइम के लिए आप किसी एक साइड पर बैठ जाए या एक पोजीशन में बैठ जाए तो आपके हाथों या पैरों में ऐसे फील होता है जैसे कि आपके हाथों पैरों पर चूंटियाँ जो है वो चल रही हैं, तो इस तरह से फील होता है। तो इसको कहते हैं टिंगलिंग सेंसेशन, ठीक है। तो टेम्पररी तौर पर इस तरह से लोकल एनेस्थेटिक्स की यूज़ करने की वजह से पेशेंट को फील होती है कुछ टाइम के लिए। नर्सिंग रोल इसमें वही बात है जो कि हमने जनरल एनेस्थीसिया में बताई है, कोई इसमें ख़ास बात नहीं है। अगर हो तो फिर आप लोगों को अगर किसी जगह पर मसला हो तो फिर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ये था आपका यूनिट नंबर 6 का पार्ट सेक्शन ए, जो कि आज हम कंप्लीट कर चुके हैं। उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आ गई होगी। अगर कोई क्वेश्चन है, कोई कंफ्यूजन है तो आप अभी क्वेश्चन कर सकते हैं।